खुशामदीद, बहुत बहुत स्वागत आप सबका। शाम के 5 बज चुके हैं और प्रोग्राम 5 के पंच के साथ मैं हूं आसिफ रशीद, जम्मू के स्टूडियो से बराह रास्त। नाजरीन, इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ मामलात पर अक्सर तबादला ख्याल होता है, मेहमानों की आरा आप तक पहुंचती है। जम्मू कश्मीर के सियासी, सलामती और इक्तिसादी और कभी कभार मुआशी मामलात या समाजी मामलात पर भी गुफ्तगू शनीद होती है। सियासत और सलामती जो सर फहरिस्त रहते हैं इस प्रोग्राम का अक्सर हिस्सा होते हैं, लेकिन कोशिश ये रहती है कि दुनिया भर के अंदर या मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में जो कुछ इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल है उससे भी आपको रोशनास कराया जाए, आप आगाह रहें, खबरें आप तक मुसलसल पहुँचें। ये हमारी नेटवर्क की मुसलसल कोशिश है। इस प्रोग्राम में भी आज एक अहम तरीन मौजू, हमारे मुआशरे में एक ऐसा पसमानदा तबका या फिर एक ऐसा तबका जिसको शायद किसी वजह से नज़रअंदाज किया गया, हुकूमती सतह पर भी, समाजी सतह पर भी, और कुछ चीज़ें जो शायद जानबूझकर छोड़ी गई, कुछ छूटी, और ऐसे में एक बहुत बड़ा तबका मुतासिर हो रहा है। इस ताल्लुक से आगे चलकर गुफ्तगू करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ इस प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे, लेकिन उससे पहले एक अपडेट आपको देना है, क्योंकि जम्मू कश्मीर ही नहीं लद्दाख के अंदर भी सूरत हाल इस वक्त सियासी तौर पर जहां काफ़ी हम उतार चढ़ाव देख रहे हैं, और लद्दाख को लेकर दारुल हुकूमत दिल्ली के अंदर मुज़ाकराती अमल जो है वो एक बार फिर से शुरू हो गया है। इजलास अब से कुछ मिनट कबल वजारत दाखिला में शुरू हुआ है। हाई पावर कमेटी का इजलास है वजारत दाखिला के अंदर। लैब यानी लेह अपेक्स बॉडी और इसके अलावा KDA करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के जो जिम्मेदारान हैं वो इस इजलास का हिस्सा हैं, और जराए के मुताबिक दफा 371 छठे शेड्यूल, रियासती दर्जे और राज्यसभा और लोकसभा की सीटों के हवाले से या पब्लिक सर्विस कमीशन का जो मामला है, पहले जो 4 निकाती एजेंडा था उसमें अब 371 का मामला भी जो इस वक्त खबरें आ रही है कि इस ताल्लुक से भी गुफ्तगू शनीद होगी, थोड़ी देर में उस पर चलेंगे। ये एक्सक्लूसिव विजुअल्स दारुल हुकूमत दिल्ली से वजारत दाखिला से आपके सामने, और अब से कुछ देर पहले तमाम जो अराकीन हैं वो वजारत दाखिला के अंदर करीब 5 मिनट पहले दाखिल हो चुके हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर, और मीटिंग्स यानी जो तमाम जो पैरामीटर्स हैं उन पर डिस्कस किया जाएगा। रुकने पार्लियामेंट लद्दाख हाजी हनीफा जान जो कि इस वफद में मौजूद हैं, इसमें शामिल हैं। सरकार इनके मुतालबात को मानेगी, इस उम्मीद के साथ अब से कुछ देर पहले KDA और लैब के तमाम जिम्मेदारान जो कि वजारत दाखिला में दाखिल हुए हैं, और होम मिनिस्ट्री जाने से पहले क्या कुछ कहा गया हाजी हनीफा जान की तरफ से वो भी आपको सुनाएंगे। 5 बजे का वक्त पहले से मुकर्रर किया गया था, 5 बजे के आसपास मीटिंग होगी ये कहा गया था, और अब से ठीक 5 बजने से कुछ मिनट कबल लेह अपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के जिम्मेदारान, चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर CECs दोनों, लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल करगिल और लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट लेह के दोनों जो CECs हैं वो वहां पर पहुंच गए हैं, और दीगर कई अहम शख्सियात भी हैं वजारत दाखिला के अहम जो जिम्मेदारान हैं। और हाई पावर कमेटी में नित्यानंद राय भी हैं। याद रखिएगा जी किशन रेड्डी से जिम्मेदारियों का सिलसिला शुरू हुआ था और बात नित्यानंद राय तक पहुंची थी। वजारत दाखिला संजीदगी के साथ मामलात पर डिस्कस कर रहा है, लेकिन बीच में जो तातुल था वो भी मुज़ाकराती अमल के जरिए खत्म करने की कोशिश की जाएगी। अब ये मीटिंग बेनतीजा साबित होगी या बर्फ पिघलने के आसार हैं, ये थोड़ी देर हमें इंतजार करना होगा। ताबिश के पास भी दिल्ली चलेंगे, हमारे नुमाइंदा हमारे साथ मुसलसल दिल्ली से बने हुए हैं, लेकिन उससे पहले हाजी हनीफा जान ताबिश कमाल के साथ कुछ मिनट पहले जब वजारत दाखिला में तमाम लीडरान जा रहे थे उस वक्त उन्होंने बातचीत की है। उम्मीदें बहुत है। सबसे पहले तो MHA का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हम शुक्रगुजार है। 1 साल के बाद कम से कम बातचीत का सिलसिले फिर से शुरू हुआ। तो हम लद्दाख के आवाम हमेशा से यही चाहता है, हमारे लीडरशिप का हमेशा से कहना है कि हम कोई भी मसले का हल जो है हम बातचीत से चाहते हैं। तो हम चाहते हैं ये जो बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ है तब तक ख़त्म ना हो जब तक कोई ना कोई गवर्नमेंट और लद्दाख के बीच में जो है कोई कंसेंसस ना बने और कोई ना कोई फैसला ना मिले। अगर आज सरकार की तरफ से कुछ बात दी जाती है, कुछ पॉइंट्स दिए जाते हैं 6 शेड्यूल या 371, तो आप लोग किस पर एग्री कर सकते हैं? देखिए, अभी बातचीत अभी आज शुरू होंगे तो इस बातचीत में दोनों का वो सामने आ जाएगा। उसी हिसाब से आगे जो है हम अपना जो है जो भी स्ट्रेटजी होगा, हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट और लद्दाख के मैं एज एन MP में एक ब्रिज बनना चाहता हूँ, और जो भी इश्यूज़ है इन दोनों के बीच में कोई ना कोई रिजॉल्व होकर कोई ना कोई इश्यूज़ का हल कोई निकले। और ख़ासकर हमारे युवाओं का जो इश्यूज़ है, हमारे जो अनएम्प्लॉयड यूथ का है, रिक्रूटमेंट का मसला है, उस पर जल्दी कोई फैसला हो। साहब, अब तक 6 शेड्यूल को लेकर ही बातचीत होती रही है, तो 371 या 6 शेड्यूल? देखिए, अभी बातचीत का आज शुरुआत है। अब दोनों पक्षों का जो है वो सामने आएंगे। इसके बाद मैं चाहता हूं कि बातचीत का सिलसिला जारी रहे, तब तक जारी रहे जब तक दोनों पक्षों हाजी हनीफा जान मसाइल का हल तलाशते हैं और तलाशने की कोशिश है।
जब तक नतीजा ना आए तब तक वापस नहीं जाएंगे और मुज़ाकराती अमल जारी रहेगा, इसकी तरफ इशारा कर रहे थे। दिल्ली चलते हैं, ताबिश कमाल हमारे साथ हैं। ताबिश, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। तकरीबन 5 मिनट पहले जब आप बातचीत कर रहे थे, क्या बॉडी लैंग्वेज बता रही थी लीडरान की? बर्फ पिघलने के आसार हैं? 4 साल से जो कुछ हमने देखा, उतार चढ़ाव, नाराजगियां, प्रोटेस्ट जंतर मंतर से लद्दाख और करगिल तक, आखिरी दिन या आज इसके आगे भी ये मानकर चलें कि अभी ये मीटिंग्स चलती रहेंगी या फिर आज ही सरकार भी कोई रास्ता निकालने की कोशिश करेगी? देखिए आसिफ, लगातार पिछली 8 मीटिंग में कवर कर चुका हूं जो लद्दाख को लेकर के लगातार यहां से होती रही हैं, लेकिन बेनतीजा मीटिंगें रही हैं। पिछली बार तो बहुत मायूस होकर के लद्दाख के लोग यहां से लौटे थे। एलडीए केडीए के तमाम जो मेंबर्स हैं वो बहुत मायूस होकर के लौटे थे, लेकिन इस बार एक बॉडी लैंग्वेज में अलग सी एनर्जी दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है जैसे गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के साथ अगर बैठेंगे तो कोई ना कोई सॉल्यूशन जरूर निकाल करके लेकर के आएंगे। देखिए 4 डिमांड ऐसी हैं जिनको लेकर के ये लोग लगातार मुसलसल कोशिश कर रहे हैं कि सरकार इन 4 डिमांड पर इनकी इत्तफाक रखते हुए और इन डिमांड को मंजूर करे। जिसमें सबसे जो अहम इस वक्त हमें लग रहा है वो लग रहा है 6 शेड्यूल को। 6 शेड्यूल को लेकर के लगातार ये लोग कह रहे हैं कि 6 शेड्यूल लागू होना चाहिए जिस तरह से और पूर्वोत्तर कई राज्यों में ये लागू है। नॉर्थ ईस्ट के कई ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर 6 शेड्यूल ऑलरेडी लागू है। तो अगर 6 शेड्यूल लागू हो जाता है तो लद्दाख को बहुत सारी चीजें अपने आप करने का मौका मिलेगा, जिसमें बिजली, सड़क, पानी, स्कूल जैसी कई सारी संस्थाएं ऐसी हैं जो 6 शेड्यूल लागू होने के बाद इनके पास आ जाएंगी डायरेक्टली। दूसरी तरफ सबसे अहम क्या है कि लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, यानी स्टेटहुड का दर्जा मिलना चाहिए, ये भी इनकी एक डिमांड है। तीसरी अहम बात यह है कि 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एक राज्यसभा की सीट वहां पर होनी चाहिए जो लोकसभा और राज्यसभा में दोनों जगह इनका प्रतिनिधित्व कर सके। जिसमें एक अहम चीज यह है कि एक जो लोकसभा की सीट है वो लेह में हो और दूसरी कारगिल में हो और दोनों का मिलाकर के कम से कम एक राज्यसभा सांसद होना चाहिए, असेंबली होना चाहिए। डिलिमिटेशन के बाद तमाम चीजों का वर्कआउट पूरा किया जाना चाहिए। सबसे अहम यहाँ पर जो बात नजर आ रही है वो लद्दाख पब्लिक सर्विस कमीशन को लेकर है। लगातार जितने भी लद्दाख से लीडर्स यहाँ पहुंचे हैं या नुमाइंदे जो भी पहुंचे हैं, जिनसे भी हमने अब तक बातचीत की है, उन सबका ये कहना है कि लद्दाख के अंदर बेरोजगारी बहुत है और बॉर्डर स्टेट है। बॉर्डर के लोगों ने हमेशा भारत की सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया है, उसके बावजूद भी हम लोग यहाँ पर बेरोजगार हैं। ऐसे में लद्दाख ताबिश, जो 4 पॉइंट्स आपने गिनवाए हैं इनमें हमने देखा कि चारों पॉइंट्स पर फ्रॉम द बिगनिंग अभी तक बातचीत होती रही, लेकिन आज सुबह से कुछ खबरें थी कि 371 आर्टिकल को लेकर भी बात होगी और उसको जब हम पढ़ते हैं तो पता चलता है कि सांस्कृतिक जो संरक्षण है उसको लेकर भी बड़ी संजीदा लद्दाख की लीडरशिप नजर आ रही है। 371 नागालैंड की तर्ज पर मांगने की बात हो रही है। सरकारी सूत्र या जराये से कोई इस हवाले से कंफर्मेशन? देखिए जहां तक सरकार की बात है, क्योंकि लगातार सरकार को अपनी डिमांड से लोग रख रहे हैं और ऐसे में अब 371 का जिक्र मैंने भी अभी कुछ देर पहले हाजी हनीफा जान से किया, जो एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं लद्दाख से। उनसे मैंने कहा कि क्या अगर सरकार आपके सामने इस तरह का ऑप्शन रखती है और कुछ डिमांड्स आपकी मान लेती है तो क्या आप लोगों का रुख रहेगा? तो उन लोगों का कहना यह था कि सरकार अगर हमारी कुछ डिमांड्स मानती है और शुरुआत कर देती है, सरकार अगर शुरुआत कर देती तो हम भी पूरी तरह से खुले दिल से बात करने के लिए यहाँ पर पहुंचे। देखिए सोनम वांगचुक लगातार लद्दाख से लेकर दिल्ली तक पैदल यात्रा भी कर चुके हैं, लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, भूख हड़ताल भी कर चुके हैं और ऐसे में सारी चीजों का एनालिसिस सरकार के पास है कि अगर लद्दाख में जिस तरह से इंडिपेंडेंट एमपी जीत करके आया था, लोगों ने अपनी नाराजगी और गुस्सा वहां पर जाहिर किया था। वहां किसी पॉलिटिकल पार्टी को मैंडेट नहीं दिया था क्योंकि लोगों का मानना यह था कि हम अपना गुस्सा अपने वोट के जरिए जाहिर करेंगे और लगातार हमने ये चीज देखी भी। अब अगर ऐसे में आज सरकार की तरफ से यहाँ पर कुछ मांगे मान ली जाती है तो ऐसा लगेगा कि जो 9वीं मीटिंग आज हुई है उसमें कुछ मसले का हल निकल कर आया है। हालांकि अभी तक जितनी भी मीटिंग हुई है वो बेनतीजा नजर आई है, लेकिन आज जिस तरह से मीटिंग, और ये पावर हाई लेवल मीटिंग इसलिए भी मानी जाएगी क्योंकि इसके अंदर तमाम अधिकारियों के, तमाम एलडी और केडीओ के मेंबर के अलावा अधिकारियों को भी शामिल किया गया है। यानी जो सीईसी हैं ताशी गैल्सन, वो भी दिल्ली अभी कुछ देर पहले इस मीटिंग में पहुंचे। तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि सरकार यहां से एक कदम उठा सकती है, लद्दाख से आए जो लोग हैं उनको कुछ राहत दी जा सकती है, लेकिन वो कुछ राहत क्या होगी? क्या वो पब्लिक सर्विस कमीशन की डिमांड मान ली जाएगी? क्या 6 शेड्यूल की डिमांड मान ली जाएगी? क्या 371 पर सरकार अपना रुख साफ करेगी? ये तमाम चीजें हैं, इन पर अभी थोड़ी सी जब मीटिंग का नेक्स्ट अपडेट होगा तो जरूर वापस आपके पास लौटेंगे। थैंक यू सो मच फिलहाल अपडेट करने के लिए, तफसीलात फराहम करने के लिए। ये तो बात थी लद्दाख के हवाले से, लेकिन आज के मौजू की तरफ चलेंगे। मैंने कहा कि वो तमाम लोग जो दिव्यांग, विकलांग या माजूर कह लीजिए, पर्सन विद डिसेबिलिटीज कह लीजिए, या ऐसे लोग जो जिनको ज़रूरत हमसे ज़्यादा इस वक्त कद्र की है, केयर करने की है, जिस्मानी तौर पर भी
और ख़ास तौर से जहनी तौर पर उनको ठीक रखने की कोशिश है। लेकिन जब इन माजूर अफराद की या पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ की बात आती है तो शायद कहीं ना कहीं इनको आज के वक्त में नज़रअंदाज किया गया है। बात माजूर अफराद की करेंगे जो दिव्यांग हैं या विकलांग है। और माजूरों का आलमी दिन जम्मू कश्मीर समेत दुनिया भर के अंदर हर साल 3 दिसंबर को मनाया जाता है। आज भी तकरीबात जम्मू कश्मीर के अंदर अलग अलग मकामात पर हुई। साथ साथ तस्वीरें भी आप देखेंगे दोनों प्रोविंसेस के अंदर। पहले तस्वीरें एक साथ देखेंगे और उसके बाद हम अपने मेहमानों के पास भी चलेंगे। लेकिन आज के वक्त में भी लातादाद ऐसे अफराद हैं दोनों प्रोविंसेस के अंदर, कश्मीर में भी, जम्मू में भी, और एक एक करके आप देखेंगे जहां पर यूनियन टेरिटरी के अंदर इस खित्ते में यानी जम्मू सूबे में और कश्मीर प्रोविंस के अंदर भी सूरत हाल ऐसी है आज के वक्त में जिनको ज्यादा केयर करने की या जिनको पूछने की, जिनके साथ बात करने की जरूरत थी लेकिन वक्ती तौर नहीं हो सके। माजूरी की जिंदगी हजारों लोग गुजार रहे हैं। कुछ लोग नामसाइद हालात के दौरान जिस्मानी तौर पर माजूर हो गए, कश्मीर हो या जम्मू, दोनों प्रोविंसेस के अंदर। और बहुत से लोग माजूर अफराद जिनमें खवातीन भी शामिल हैं अपना रोजगार खुद कमाती हैं। लेकिन सूरत हाल आज के वक्त में क्या है कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारी कमियां हैं जिनको वक्ती तौर ठीक करने की जरूरत थी, नहीं हो सकी। और आमतौर पर कुछ लोग ये समझते हैं कि अगर कोई माजूर है तो यकीनन वो दूसरे पर शायद बोझ बना है, जो दुरुस्त बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ी सी कोशिश करके एक माजूर भी अपनी ज़िंदगी एक माजूर शख्स भी आम लोगों की तरह गुजार सकता है। हर साल 3 दिसंबर को यानी आज का जो दिन गुजरा है माजूर अफराद का या जो दिव्यांग है उनका आलमी दिन या इंटरनेशनल डे के तौर पर मनाया जाता है, जिसका मकसद दुनिया भर के अंदर माजूर अफराद से मुतल्लिक मसाइल की तरफ लोगों की तवज्जो मबजूल कराना या उनके अटेंशन इस तरफ भी ज़रा आए, ये कोशिश रहती है। मुआशी तौर पर, समाजी तौर पर वो डेवलप हो सके, कोशिश ये रहती है। और जब आज ये दिन मनाया जा रहा था तो जम्मू कश्मीर के अंदर कुछ एक मकामात पर तकरीबात दो आप कह सकते हैं कैपिटल सिटीज श्रीनगर और जम्मू के अंदर ब्लैक डे के तौर पर भी इस दिन को मनाया जा रहा था। लोग ये महसूस करते हैं कि जो लोग माजूर हैं शायद उनकी जिंदगियां माजूरी के साथ खत्म होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसकी जिंदा मिसालें हम थोड़ी देर में आपको बताएंगे। लेकिन सच ये है कि माजूरों में सही तरबियत, सही मौके, चांस देना, मौके फराहम करना, सही कोशिश न करने उन्हें खुद इनसार बना सकता है, बल्कि वो मुआशरे में भी मसावी जिंदगी गुजार सकते हैं। और आलमी दिन हर साल आलमी सतह पर जब होता है तो इसका मकसद जिस्मानी तौर पर जो कमज़ोर लोग हैं, माजूर अफराद हैं, मुल्क के मरकजी धारे में या फिर मेन स्ट्रीम के अंदर उनको लाया जाए। और बात जहाँ तक जम्मू कश्मीर की है तो यहाँ पर तासुब या फिर डिस्क्रिमिनेशन या इम्तियाजी सलूक की बार बार बात की जाती रही है। मसाइल को दूर करने की कोशिश हुई, लेकिन बहुत सारी ऐसी वजूहात हैं जो आज दिन भी हम गिन रहे हैं, ये परेशानियां दूर नहीं हो सकी हैं। मेहमानों के पास इससे पहले चले, माजूर अफराद जब प्रोटेस्ट कर रहे थे कुछ एक बातें आपको उनकी सुनाएंगे जो उनको मजबूत बनाने के लिए उनके मुताबिक सरकार को करनी चाहिए थी, लेकिन वक्ती तौर नहीं हुई। बाकी मसाइल भी और आज के दिन की जो थीम थी, मुस्तकबिल में कैसे माजूर अफराद की कदर की जा सकती है, उनकी जिंदगियां बेहतर हो इसके लिए कोशिश की जा सकती है। और जो 17 टारगेट्स का हुसूल करना जो असल में प्रोग्राम का मकसद था, क्या वो हुए या नहीं, इस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको जब प्रोटेस्ट किया जा रहा था, नाराजगियां झलक रही थी आज के दिन, उस ताल्लुक से बात सुनाते हैं। हमारी होती है ईद, हिंदू की होती है दिवाली। अगर इस दिन के मौके पर इन दोनों के पास घर में खाने के लिए कुछ नहीं होगा तो दिवाली और ईद मतलब क्या रखती है उनके लिए? खुशी उन्हीं के लिए है जिनको कोई परेशानी नहीं है, जिनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, जिनको मतलब हर चीज़ मैसर है। हम लोग जो है हम दर दर के ठोकरे खा रहे हैं, हमारे मसले जो मसाइल है वो हल नहीं हो रहे हैं। इसीलिए हम 3 दिसंबर को मतलब एक प्रोटेस्ट के ज़रिए और दूसरा इसको ब्लैक डे के तौर पर मना रहे हैं, ताकि इस दिन के मौके पर हर किसी को इस दिन पर नज़र होती है, ताकि उनको भी पता चला कि जिस्मानी माजूर लोगों के मसले और मसाइल नज़रअंदाज ना किया जाए। अगर हल होते हैं तो हम भी जिंदाबाद करने के लिए सरकार की तरफ मतलब जा रहे हैं, मगर बदकिस्मती की वजह से हमें लॉलीपॉप दिए जाते हैं, हमें नज़रअंदाज किया जाता है, तो इसलिए हम फिर आज प्रेस कॉलोनी में आने के लिए मजबूर हुए हैं। तो क्या डिमांड रहेगी हमारी? ये उन लोगों की बात है जो जम्मू कश्मीर के अंदर आज के वक्त में भी कह रहे हैं कि 2024 खत्म होते होते बहुत सारे लोगों की जिंदगियां तब्दील हुई, कोशिशें भी हुई, उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स भी आए, लेकिन पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ या फिर वो लोग जिनको शायद ज़्यादा हुकूमती तौर पर या हुकूमती सतह पर काम करने की जिनके लिए ज़रूरत थी वो नहीं हो सका। यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट भी यही बताती है कि आज के वक्त में दुनिया के तकरीबन 15% आबादी यानी
1 अरब से ज्यादा अफराद किसी न किसी तरीके से माजूरी के शिकार हैं या फिर डिसेबल हैं। 80 ऐसे ममालिक हैं, 80 ऐसे देश हैं जहां पर ऐसे लोग रहते हैं, और इनमें जो डेवलपिंग कंट्रीज है, जो आज के वक्त में भी विकास की पटरी पर या रफ्तार काफी तेज है, वहां पर भी इस तरह के लोगों की तादाद बढ़ रही है। 2021 में एक रिपोर्ट आई यूनाइटेड नेशंस की जो बताती है कि 24 करोड़ बच्चे ही माजूर हैं। हर 10 साल में एक बच्चा माजूरी का शिकार होता है, और रिपोर्ट से भी बताती है कि 18 साल और इससे ज्यादा उम्र की खवातीन माजूरी की औसत शरह 19% है, 5 में से 1 महिला, जबकि मर्दों में से ये शरह 12% है। यानी 5% के आसपास अगर खवातीन को उठाएंगे तो नियर अबाउट 1.5% खवातीन उनमें से जो दिव्यांग या विकलांग है। एक तो ये तस्दीक सरकार की रिपोर्ट्स होती हैं, यूनाइटेड नेशंस भी कुछ इसी तरीके से बताता है, और मर्दों में भी ये शरह 12% है। दुनिया भर के अंदर 800 मिलियन से ज्यादा लोग हैं। माजूरों की उम्र काम करने की है, लेकिन आज के वक्त में जिन बच्चों को शायद या जिन लोगों को ज्यादा जरूरत थी, वक्ती तौर नहीं हो सका। लेकिन बात जम्मू कश्मीर आते आते मामलात और भी यहाँ पर बढ़ जाते हैं। 3 खास मेहमान हमारे साथ इस प्रोग्राम में ज्वाइन किए हैं। अपना अपना तजर्बा है, अपनी अपनी जगह मुख्तलिफ फील्ड्स के अंदर। इस पर भी जरा जवाब लेने की कोशिश करेंगे। उमेश शर्मा साहब हैं, चेयरमैन हैं डिसेबल केयर फाउंडेशन के, जम्मू से हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत उमेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। हमारे साथ अर्जुमंद मखदूमी हैं जो बानी हैं छोटे तारे फाउंडेशन के, श्रीनगर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। थैंक यू सो मच मखदूमी साहब आपका भी ज्वाइन करने के लिए। और इसके अलावा हमारे साथ अब्दुल रशीद साहब हैं, जम्मू कश्मीर हैंडीकैप्ड एसोसिएशन के सदर हैं। मैं शुरुआत उमेश जी आपसे करूंगा। आज के वक्त में हम देख रहे हैं यूटी के अंदर जो परेशानियां हैं, मुश्किलें हैं। मैं सीधे से सवाल पे आता हूं। जब जब प्रोटेस्ट होता है, जब कोई प्रदर्शन होता है, कोई बात होती है, तो कहा जाता है कि सरकार की कोई स्कीम है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं, हमें इसका डायरेक्टली कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है। हर जगह प्रोटेस्ट करना पड़ता है, जद्दोजहद करनी पड़ती है, सड़क पर उतरना पड़ता है, तब भी जाकर उनके लिए कोई उनका मसला हल होता है। इसमें कितनी सच्चाई है? क्या वाकई में ये एक बड़ी परेशानी, बड़ी समस्या यूटी के अंदर है, दोनों प्रोविंसेस में? जी इसमें बहुत हद तक सही कह रहे हैं कि कोई भी हो, चाहे वो स्कीम है, चाहे कोई कानून है या कुछ और, उसके लिए एक किस्म से लड़ाई करनी पड़ती है। जैसे मैं आपको बता दूं कि राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 जो है वो 2019 में जहाँ आके लागू हो गया, जब 370 टूटा जी, तो उसमें एक डिसेबिलिटी एडवाइजरी बोर्ड भी होता है। वो कॉन्स्टिट्यूट तो हो गया, लेकिन उसकी कभी मीटिंग नहीं हुई। उसकी एक्सपर्ट कमेटी में मैं रहा हूँ, वो मीटिंग्स हुई सिर्फ पोस्ट आइडेंटिफाई करने के लिए। लेकिन उसके अलावा जो मसले हैं, जैसे बहुत से पेंशन का मसला है, तो ऐसे मसलों के लिए या मसला है, बिल्डिंग्स है ऑफिस में जहाँ पे ना रैंप्स हैं और ना ही वहाँ पे कोई लिफ्ट है। जैसे हमारा अगर आप सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का ही ऑफिस देख रही है तो उसकी लिफ्ट चलती ही नहीं है, 2nd फ्लोर पे है। तो उनके ऊपर कोई काम नहीं हुआ, वो ऐसे ही जैसे एक एक्ट आया उसको लागू कर दिया, किसी ने नहीं पूछा। जैसे मैं बताऊंगा कि इसमें आरपीडब्ल्यू एक्ट में डिसेबिलिटी फंड की भी जरूरत है, प्रोविजन है उसके अंदर, लेकिन वो फंड के लिए बोर्ड ही नहीं बना। इसी तरह एक और प्रोविजन है इसमें, जिसमें ये बताया गया कि जितनी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हैं, डिसेबल की सोशल सिक्योरिटी स्कीम जो है उनका जो अंडरेरियम जो देते हैं, जो फाइनेंशियल असिस्टेंस जिसको बोलते हैं, वो 25% अबव होना चाहिए। हमारे यहाँ वही 1000 है सब कुछ। तो इसी तरह यहाँ एक और भी इस एक्ट में प्रोविजन है कि जो हमारे डिसेबिलिटी कमिश्नर की पोस्ट होती है, तो डिसेबिलिटी कमिश्नर के ऑफिस में भी एक कमेटी होती है जिसमें हमारे स्टेक होल्डर प्लस जो इस फील्ड के माहिर हों तो उनको रखा जाए। आज तक उसका भी कोई पता नहीं है। तो एक्ट तो आ गया, आप देखने में एक्ट तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन जमीन पर तो कहीं नहीं है ना। ठीक है, मैं आप ही की बात अब्दुल रशीद साहब तक जरा, जो कि अध्यक्ष हैं जम्मू कश्मीर हैंडीकैप्ड एसोसिएशन के, उन्हीं से इस पर थोड़ा और पॉइंट्स ऐड करवाते हैं। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की जो बड़ी जिम्मेदारियां थी या जिम्मेदारियां हैं, चाहे वो पेंशन के मामलात हों या बाकी सारी चीज़ें देखनी हों, ऑनलाइन ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन, वेरिफिकेशन का प्रोसेस, अब्दुल रशीद साहब, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट क्या सारे कामों में कामयाब हुआ? और आज के वक्त में अगर मैं पूछूं, आसानी है डिपार्टमेंट की तरफ से एक आम या खास शहरी के मुकाबले आपको या जो हैंडीकैप लोग हैं?
डिपार्टमेंट के जरिए जो वेरिफिकेशन का सिलसिला उन्होंने जो शुरू किया है वो इतना सख्त था कि आपको भी पता है कि श्रीनगर के जवाहर नगर इलाके में सीएमओ ऑफिस के अंदर एक डिसेबल इंसान उस वक्त मारा गया है जब वहां इतनी भीड़ थी कि मतलब उनको मतलब दर दर के ठोकरे खाने पर मजबूर हो गए, तो उसको इतना मुश्किलात का सामना करना पड़ा, उसकी डेथ वहीं ही हुई। और इसके साथ साथ आपको ये भी पता होगा कि बांडीपोरा में भी 2 बुजुर्ग उस वक्त मारे गए इसी वेरिफिकेशन के पीछे। तो अगर अब सोशल वेलफेयर महकमे की बात की जाएगी कि जिस तरीके से सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट को काम करना चाहिए वो इस तरीके से काम नहीं करते हैं, क्योंकि एक्सेसिबिलिटी की बात है जो उमेश साहब ने अभी मतलब बात की है, एक्सेसिबिलिटी की बात वो जम्मू कश्मीर में खासकर मतलब कश्मीर में आपको कहीं पर भी नजर नहीं आएगा। अगर फुटपाथ को मतलब उनको एक्सेसिबल बनाना था, फुट ब्रिजेस को बनाना था, ब्रिजेस को बनाना था, रेलवे स्टेशन को बनाना था, ऑफिस को बनाना था, अगर श्रीनगर की मतलब यहाँ डीसी ऑफिस की बात की जाएगी वहां पर एक छोटी सी मतलब रैंप बनाई गई है, तो डीसी साहब खुद तीसरे मंजिल में बैठा है। एक जिस्मानी तौर इंसान बाहर के 2 पौड़ी मतलब सफर कर सकता है, तो मगर 20 या 22 पौड़ियां मतलब वो नहीं चढ़ सकता है। इस तरीके से मतलब गवर्नमेंट के जितने भी मतलब वेबसाइट्स है उनको एक्सेसिबल होना चाहिए, क्योंकि मतलब उसमें डफ एंड डम आता है, ब्लाइंड आता है और भी बहुत सारे कैटेगरियां आते हैं, वो एक्सेसिबल नहीं है। इसी तरीके से सोशल वेलफेयर महकमे के पास जितने भी मतलब हमारे मसले और मसाइल है वो उन पर उस तरीके से मतलब हल नहीं करते हैं जिस तरीके से उनको करना चाहिए। साथ ही हम यहाँ के मतलब जितने भी मतलब लोग हैं, डिसेबल लोग हैं, इनको हर डिपार्टमेंट में, हॉस्पिटल में, स्कूल में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटियों में इतना मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, तो अल्लाह ही जाने कि उनको कितने मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और वो खुद जानते हैं। इसी तरीके से जे.एंड.के गवर्नमेंट को एक डिसेबिलिटी एक्ट 2016 के तहत एक एडवाइजरी बोर्ड बनाना चाहिए था, वो अभी तक नहीं बना। डिसेबिलिटी एक्ट 2016 जो स्टेट गवर्नमेंट ने 2019 में यहाँ पास किया है, मगर बदकिस्मती की वजह से अभी तक उसको अमल दरामद करने में इनका बहुत मुश्किलात का मतलब इनका मतलब जो है वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि हम जिस भी डिपार्टमेंट में जाते हैं वहां उनको डिसेबिलिटी एक्ट के तहत कोई भी काम कहते हैं, वो कहते हैं कि हमारे पास डिसेबिलिटी एक्ट वो क्या है, जबकि उनको कुछ पता नहीं है। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है कि वो अलग अलग करके डिसेबिलिटी एक्ट में जितने भी स्कीमें हैं जिस डिपार्टमेंट के जरिए है तो वो जी सर, तो जिस तरीके से रशीद साहब 1 मिनट रुक जाइएगा, मैं मखदूमी साहब के पास जा रहा हूं। मखदूम साहब आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी बिल्कुल। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इक्वालिटी हो, नॉन डिस्क्रिमिनेशनल चीजें हो, रीजनेबल एकोमोडेशन हो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशन की बात है, बाकी सारी चीजें। ओवरऑल अगर मैं पूछूं एक्ट के मुताबिक क्या माजूर अफराद के लिए या जो जिस्मानी तौर खास अफराद हैं, दिव्यांग लोग हैं, उनके लिए आज के वक्त में काम हो रहा है? अगर नहीं हुआ तो उसकी वजूहात क्या है? देखिए सर, जिस तरीके से आप बोल रहे हैं कि मतलब रशीद साहब आप रुक जाइएगा, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। जी मखदूमी साहब। जी एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी थैंकफुल कि आज हमारे जो डिसेबल स्पेशली एबल लोग हैं उनके लिए आज 3 दिसंबर पूरे बर सगीर में मनाया जाता है, जैसे कि हमने भी मनाया। लेकिन जो मेरे से पहले अभी बात कर रहे थे वो बिल्कुल सही बोल रहे थे। तो अगर हम इन बच्चों की राइट्स की बात करें, हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम है इंक्लूसिव एजुकेशन। तो इंक्लूसिव एजुकेशन की जब हम बात करेंगे उसमें वो बहुत ही अच्छा बढ़िया स्कीम है, बट उस स्कीम की जब हम बात करें, चूंकि एट द एंड वो स्कीम बनाई गई है इन स्पेशली एबल बच्चों को एजुकेशन मिल जाए, ये एम्पावर हो जाए, ये रिहेबिलिटेट हो जाए। लेकिन जब यहाँ पोस्ट निकल गए तो पोस्ट निकलने के बाद यहाँ जो नोटिफिकेशन निकली उसमें लिखा गया था कि जो हमें इसमें मैन पावर चाहिए उसके लिए फर्स्ट प्रेफरेंस विल बी गिवन जो डिस्ट्रिक्ट का होगा। बट अनफॉर्चुनेटली अगर हमारे 22 डिस्ट्रिक्ट थे, ऑलमोस्ट उसमें 44 एम्प्लॉयज को रिक्रूट करना था, लेकिन
मुश्किल से 33 मिले। 33 मिलने के बाद उनके पास उनको जो फैसिलिटी मिलनी चाहिए थी एज पर द स्कीम, वो उनको नहीं मिल पाई, जिसकी वजह से एंड पूरे डिस्ट्रिक्ट में 2 रिसोर्स पर्सन लगाए गए। 2 रिसोर्स पर्सन कैसे एक डिस्ट्रिक्ट को कैटर कर सकते हैं? तो इस तरीके से अगर हम देखेंगे, जो हमारा डिसेबिलिटी एक्ट 2016 था, उसमें जो फैसिलिटी एज पर द गाइडलाइन होनी चाहिए थे, जो एक्ट में है, जो रूल में है, बट अनफॉर्चुनेटली वो इम्प्लीमेंट करने में पूरा नाकामयाब हो पूरी गवर्नमेंट। उसके बाद हमारा जो आज के डेट में हमारे पास डिसेबिलिटी कमिश्नर है, लेकिन उसके पर्सनल हमारे डिसेबिलिटी कमिश्नर है, वो सारे हर डिस्ट्रिक्शनल डीसीज है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि हर डिस्ट्रिक्ट में एडिशनल डीसी साहब को पता है कि आई एम आल्सो डिसेबिलिटी कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो इस तरीके से जो फैसिलिटी की बात हम करें, बेयर फ्री एनवायरनमेंट की बात करें, या इंक्लूसिव की बात करें, या जो इनको मिलता है पेंशन 1000 अभी तक इनको पेंशन मिलता है, लेकिन हम लोग पर डे एक बच्चे को रिहेबिलिटेशन देते हैं, हमें पता है बच्चे की एक्सपेंडिचर कितना है, उसका खाली मेडिसिन का जाता है 3-3.5 हजार। इसमें सरकार की कोई हेल्प खाना आपको होती पीना है? उठना एंड ऐसे बच्चे जो होते हैं, जी सरकार की कोई हेल्प होती है आपके इस काम में जो आप बच्चों के लिए कर रहे हैं और आपकी फाउंडेशन? जो छोटे तारे हैं उसमें कोई शक नहीं है, टाइम टू टाइम गवर्नमेंट ने इस ऑर्गेनाइजेशन को सराहना की है। मतलब ये पहली ऑर्गेनाइजेशन है पूरी जम्मू कश्मीर में जिसको स्टेट अवार्ड मिला है। एंड लास्ट मंथ यहाँ पे एलजी साहब ने विजिट किया, जिसमें उन्होंने बहुत ही अच्छे से सुना कि इन बच्चों की फैसिलिटी जो है वो कैसी होनी चाहिए, क्या क्या स्कीम हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से पहले एलजी साहब हैं यूटी के बाद जिन्होंने सुना और देखा कि हम कोशिश करेंगे कि हम इन बच्चों को अच्छे से एम्पावर कर पाए। अच्छा, ये जो छोटे बच्चे आपके पास हैं जिनमें हम ये देख रहे हैं कि आज के वक्त में यूटी लेवल पर परेशानियां वालिदैन के लिए भी हो जाती हैं, तालीम के हवाले से, अखराजात के हवाले से, कम्युनिकेशन कैसे आप करते हैं? आपकी फाउंडेशन इस बड़े काम के लिए कैसे आगे आते हैं और इन लोगों की जिम्मेदारियां लेना जिनको शायद वालिदैन के लिए मुश्किल हो जाता है, और क्या इजी है वालिदैन को ये समझा पाना कि हम आपके बच्चे की इस हिसाब से हेल्प करेंगे? खास तौर से जो इमोशनल कनेक्शन एक होता है वालिदैन के साथ, वो इस तरह के बच्चे को अगर वो दूर कहीं चला जाए तो फाउंडेशन उसकी जिम्मेदारी आपकी ले रही है। क्या ये सारी चीजें आसान हैं बहैसियत एक जिम्मेदार जब आप इस काम में पड़े हैं और कई तरह की समाजी रुकावटें भी होती हैं? बिल्कुल, मैं आपसे एग्री करता हूँ। कहते हैं कि सबसे मुश्किल है इंसान का बच्चा पालना। ये इंसान का बच्चा है और स्पेशली एबल है। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल दिस चिल्ड्रन, बट अल्हम्दुलिल्लाह छोटे तारे का टीम जो है हमारे पास बहुत ही प्रोफेशनल टीम है, जो टीम इन बच्चों को पूरी रिहेबिलिटेशन देती है, फिर वो फिजियोथेरेपी हो, स्पीच थेरेपी हो, बिहेवियर मॉडिफिकेशन हो, काउंसलिंग बच्चे की भी और पेरेंट की भी। बिकॉज हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, ओवरऑल मैंने इंडिया में देखा है तो यहाँ स्टिग्मा का बहुत ही बड़ा इशू है। आज का जो हमारा प्रोग्राम था उसमें भी बहुत सारे माँ बाप ने बात की मेरे बच्चे के साथ सोसाइटी कैसे ट्रीट करती है। तो इस चीज में हमें अवेयर होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। हम सब लोगों को समझना चाहिए कि ये बच्चा जो है ये किसी से कम नहीं है। जैसे आज आप देखेंगे हमारे बच्चों ने कितने अच्छे परफॉर्म किए, कितने अपनी तोतली जबान में कितने ब्यूटीफुल नात पढ़े, या उन्होंने जो सिंगिंग की वो कितना अच्छा है, एकदम हार्ट टचिंग है वो। लेकिन कहीं ना कहीं हमें इसको नेक्स्ट लेवल के लिए लोगों को समझना चाहिए, और हमें जो सोसाइटी में इन बच्चों का राइट है, जो अभी अब्दुल रशीद साहब भी बात कर रहे थे, हमारी सोसाइटी में इनकी मतलब अगर कोई किसी को टांगों में प्रॉब्लम है तो वो व्हील चेयर से अपनी एजुकेशन भी ले सकता है, मार्केट जा सकता है, कॉम्प्लेक्स जा सकता है, होटल जा सकता है, मार्केट जा सकता है। बट अनफॉर्चुनेटली जब हम उस चीज को देखेंगे कहीं ना कहीं वो ग्राउंड लेवल पे वो कहीं नजर नहीं आता। आपने व्हील चेयर का जिक्र किया तो उमेश साहब पहले भी इस बात पर कर चुके हैं। उमेश साहब, ये जो वेरिफिकेशन का प्रोसेस होता है और जो दिव्यांग लोग हैं सरकारी दफ्तरों में जाना, उसको दूसरी तीसरी चौथी मंजिल पर चढ़ाना, फिर प्रॉपर लिफ्ट का ना होना, ये भी बड़ी परेशानियां हैं। अथॉरिटीज के साथ कोई कम्युनिकेशन इस सिलसिले में होता है और क्या वहां से रहा अभी तक? वेरिफिकेशन का आप करते हैं जो जी,
ऐसा है कि जो पेंशन की वेरिफिकेशन वो तो ऑनलाइन हो गया सारा, उसमें तो कोई मैनुअल रहा नहीं है। तो पैसे करोगे तो वो इशू हो जाएगा। यही बात दूसरी एक्सेसिबिलिटी की जो आप बात कर रहे हैं, तो एक्सेसिबिलिटी में सिर्फ यही नहीं है कि वो ऑफिस के अंदर पहुंच गए। मान लो एक डफ एंड डम बच्चा है, वो ऑफिस बात करना चाहता है, तो उसको साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर भी होना चाहिए ना। अगर वो नहीं है तो अपनी बात कैसे समझाए। व्हील चेयर का तो बता दिया आपने कि व्हील चेयर से तो वो पहुंच गया। तो मुझे जो चीजें हैं इंक्लूसिव जो है, वो सिर्फ ये नहीं है कि हम उस बिल्डिंग के अंदर पहुंच गए। इंक्लूसिव ये भी है कि वहाँ पे जिस ऑफिस में हम पहुंचे, वहाँ पे जो अधिकारी बैठा हुआ है वो उनको इंक्लूड करे, वो उनकी समस्याओं को समाधान करे। अगर वो नहीं कर पाता, इंक्लूजन इनकम्प्लीट है। इंक्लूजन सिर्फ स्कूल में जाने से नहीं हो सकता। सोसाइटी की बात बाद में आएगी, पहले यहाँ इनकी सेस होनी चाहिए। तो यानी कि वो जहाँ वो चाहना चाहता है वहाँ उसकी सेस होनी चाहिए। अगर वो नहीं है, फिर अगर जो अधिकारी है उसके पास सेस नहीं, मानो वो पहुंचता है, वो अपनी बात ही नहीं रख पा रहा, क्या अधिकारी उसकी बात। अच्छा, इसमें एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट ये भी होती है कि हर तरह की असिस्टेंस हो, वो जो एड्स और अप्लायंसेज जो सामान की जरूरत होती है, क्या इसमें किसी तरह की मदद सरकार अलग अलग जगहों पर उमेश साहब करती है, या आपकी फाउंडेशन जैसे मखदूमी साहब भी बता रहे थे अपने लेवल पे वो जितना पॉसिबल होता वो करते हैं, लेकिन एक सरकार का भी एक जो जिम्मा होता है, क्या वो अपने एंड पर किसी तरह की कोई सपोर्ट इसमें आपको प्रोवाइड करती है कि अगर इतने लोगों का आप ख्याल रख रहे हैं तो इनको तो सामान की भी जरूरत है, जिसके हाथ नहीं है, बाजू नहीं है, कुछ और प्रॉब्लम है, तो कैसे चीजें संभालेंगे? ये जो एड्स एंड अप्लायंसेस की बात है, इस एंड पर भी कोई कार्रवाई होती है सरकार की तरफ से? जी सर, बहुत बढ़िया कार्रवाई हो रही है इस वक्त। आजकल सरकार क्या कर रही है, लिंकों का ऑफिस हर डिस्ट्रिक्ट में खोल रही है। हमारे जम्मू में तो है, श्रीनगर में भी है, बाकी डिस्ट्रिक्टों का मुझे पता नहीं है। उसमें रजिस्ट्रेशन हो जाती है सर डॉक्यूमेंट के साथ। आपको आधार कार्ड लेना है, राशन कार्ड लेना है, इनकम सर्टिफिकेट लेना है, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, ड्यूटी ID कार्ड लेके आप चले जाए। आपको कोई भी इक्विपमेंट चाहिए, आपको स्मार्ट स्टिक चाहिए, आपको व्हील चेयर चाहिए, आपको क्लिपर चाहिए, आपको आर्टिफिशियल लिम्ब चाहिए, आपको हेयरिंग एड चाहिए, वो सब मिल जाता है। ठीक है अब्दुल रशीद साहब, एक रिजर्वेशन वाला मामला भी है और आज आप दिन में ये भी कह रहे थे कि कुछ लोगों के अपॉइंटमेंट लेटर्स अभी तक नहीं मिले, वो क्या इशू है? और ये जो 4% रिजर्वेशन दी गई है, जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने भी बड़ी सख्ती सरकार पर इस मामले में दिखाई थी, वो 4% रिजर्वेशन कहीं एग्जिस्ट करती है? हाँ जी करती है। देखिए सर, इन्होंने जो 4% रिजर्वेशन हमें दी है जी, उसमें कोई शक नहीं है, मगर वो रिजर्वेशन हमें दे दी है। हम चाहते हैं वर्टिकली रिजर्वेशन उस तरीके से हमें दिया जाए जिस तरीके से SC ST OBC वगैरह को दिया जाता है, क्योंकि हमें हॉरिजॉन्टली रिजर्वेशन से कोई फायदा नहीं है। तो इसी की वजह से हम आज फिर इनको मतलब जो डिसेबिलिटी एक्ट उसमें रिजर्वेशन है। अगर SC ST एक नॉर्मल इंसान है, क्या ये जो जिस्मानी तौर माजूर इंसान है उसको इतने पढ़ने लिखने में इतनी दिक्कतें आ रही है, फिर भी उसके लिए अगर इस तरीके की रिजर्वेशन नहीं है और उसका पढ़ना बेकार हो जाता है। तो अब जो आला तालीम याफ्ता नौजवान है, जो हैंडीकैप भी है और 2-3 डिग्रियां भी कर चुका है, उसके लिए कोई स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव कहीं पर यूटी लेवल पर? नहीं सर, अभी तो हुई नहीं है। हम डिमांड कर रहे हैं कि स्पेशली ऐसे लोगों के लिए, क्योंकि मतलब ऐसे भी डिपार्टमेंट है जिन डिपार्टमेंटों में हम फार्म नहीं भर सकते और जिन डिपार्टमेंटों में हम मतलब हमें मतलब नौकरी नहीं मिल सकती है, जैसे कि बेल्ट फोर्सेस है, जंगलात है वगैरह वगैरह। ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट में जहां पर हमें रिजर्वेशन नहीं है। इतना होने के बावजूद भी अगर हमें वर्टिकली रिजर्वेशन ना मिले तो हमारा मतलब पढ़ना या लिखना कोई मायने नहीं रखता है। इसी तरीके से अगर SC ST OBC को पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिल गई है और यहाँ पे मतलब जो वुमेन्स है उनको 35% पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिली है, क्या जिस्मानी तौर माजूर लोगों को मतलब पॉलिटिकल रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए? अगर इनको रिजर्वेशन उस तरीके से मिल जाती है, ये भी ऐवानों में अपनी आवाज उठा लेते हैं, क्योंकि
वही जगह जानता है जहां आग लगती है उसका असर क्या होता है। मसावी जो हुकूक की नॉर्मल बात लोग हो रही है। वहाँ अर्जुन पार्लियामेंट में मखदूमी साहब, जाते हैं, एक असेंबली आखिरी में चीज जाते आपसे हैं। जानना चाहूंगा, मुझे कोई बड़ा या प्रेस्टिजियस इदारा कोई नजर नहीं आता जो बच्चों की या जो माजूर अफराद हैं जिनकी आप केयर कर रहे हैं, संभाल रहे हैं इस मुश्किल वक्त में भी, हर तरह की परेशानी के बावजूद भी, इन बच्चों की पढ़ाई के बाद रोशन मुस्तकबिल है या नहीं है, आगे अंधेरा है, कोई रास्ता है, किसी के पास कोई जवाब नहीं हो, कोई बड़ा स्कूल नजर नहीं आता, काफी वक्त से इसकी मांग है, पेरेंट्स पर काफी ज्यादा इस चीज को लेकर काफी अमूमन हम देखते हैं बोझ बन जाता है जब सिस्टम ही कोई कदम नहीं उठाता। आपके सामने जो बच्चे हैं या जिनकी जिम्मेदारियां आप लेते हैं, कैसे उनका पढ़ाई का सारा सिस्टम आप चलाते हैं या चलाना चाहिए? कोई तजवीज़ आप गवर्नमेंट को के सामने रखते हैं कि अगर कोई स्कूल ही आपके पास नहीं है, 4, 5 या 6 सीटें मैं किसी स्कूल में देख रहा था, वहां पर भी इसी तरीके से बच्चों के लिए गवर्नमेंट के पास भी कोई मेजर इस तरह का कोई रिक्रूटमेंट नजर नहीं आती जहां पर बच्चों को एडजस्ट किया जा सके कि आप एक पूरी क्लास डिसेबल बच्चों की अलग से लगाएं, कोई स्कूल नहीं, कोई सिस्टम नहीं, तो ऐसे में दबाव जाहिर सी बात है आप जैसी तंजीमों पर भी आता होगा। कैसे सिचुएशन को हैंडल करते हैं और क्या करने की जरूरत है इस वक्त, खासतौर से तालीमी मैदान में बच्चे पीछे ना रहें जिनके बेचारों के आधे की कुछ के हाथ नहीं है, कुछ के पैर नहीं है? जी बिल्कुल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है। देखिए, हमें थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि ये जो रिजर्वेशन की हम बात करते हैं, अगर हम प्रीवियस हिस्ट्री देखेंगे, हमारी पूरी जम्मू कश्मीर में एक ही स्कूल था जहां पे ब्रेल पढ़ाई जाती, दैट वाज अ डेफ एंड डम, जो हमारा सिलनम है। लेकिन जो प्रीवियस उसकी हिस्ट्री है, वहां से बच्चे पढ़ के निकले एंड पढ़ने के बाद आज के डेट में कुछ बच्चे उसमें बैंक में हैं, कुछ बच्चे उसमें इंफॉर्मेशन में हैं। लेकिन जी अब आज की अगर हम बात करेंगे, वाकई में पूरे जम्मू कश्मीर में ऐसे इदारे नहीं हैं जहां से बच्चा पढ़ के निकलेगा। पढ़ के निकलने के बाद वो अपनी रिजर्वेशन जो उसकी है उसमें वो क्वालिफाई करके उसकी एम्प्लॉयमेंट हो जाएगी। 1 नंबर 2, जो जम्मू कश्मीर में हमें हार्ड काम कर रहे हैं जी, उसमें से श्रीनगर में ही 2 हैं, एक हमारे श्रीनगर से बाहर है विजयबारा में। लेकिन अगर हम देखेंगे इतना ही नहीं है। जो इदारे पिछले 10 साल, 15 साल, 25 साल से अपनी सर्विस दे रहे हैं, ऐसा नहीं है कि उनमें टैलेंट नहीं। अगर उसने 25 साल उस ऑर्गेनाइजेशन को चलाया, उनमें वो काबिलियत है। वहां पे इट्स नॉट ओनली बच्चों का, वहां पे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो रही है और इन्हीं बच्चों को वहां एम्प्लॉयमेंट करना चाहता है। हमारे इदारे में इस टाइम 4 बच्चे ऐसे हैं जो यहाँ ही पढ़े और आज के डेट में यहाँ ही उनकी एम्प्लॉयमेंट है। लेकिन वो एक्सेप्शन नहीं। हमारा जो इदारा है 25 साल से रेंटेड है। बाकी भी इदारे ऐसे हैं जिनके पास स्पेस नहीं है। मतलब हमारी ऑर्गेनाइजेशन आज की डेट में इतना कर सकती है, हम लोग कोर्सेज स्टार्ट कर सकते हैं जहाँ पे हम ऐसे बच्चों को पढ़ा सकते हैं सो दैट वो कल को उन बच्चों को रिहेबिलिटेट कर पाएंगे। तो टैलेंट है लेकिन कुछ कमियां हैं। फाइनल चीज, एक 2011 का सेंसस में उठाकर देख रहा था, ये तकरीबन तादाद 3.5 लाख, 3,61,000 के आसपास बनती थी। आज कोई, चूंकि अभी सर्वे 10-12 सालों से नहीं हुआ, डिफर कर रहे हैं हम, टोटल उसे डिफर कर रहे हैं। आई एम सॉरी, मैं आपको रोक रहा हूं, मैं टोटल उसे डिफर कर रहा हूं बिकॉज 2011 में जो सेंसस हुआ, फर्स्ट ऑफ क्वेश्चन इज सेंसस किसने किया? वी हैव 21 डिसेबिलिटी, वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट 21 डिसेबिलिटी में से कुछ ऐसी डिसेबिलिटी है जो विजिबल ही नहीं है। आपको एकदम हट्टा कट्टा बंदा सामने नजर आएगा, लेकिन आईक्यू उसका जब आपके तो आईक्यू 12 साल का होगा। आपको बंदा सामने आएगा जिसकी डिसेबिलिटी ऐसे जो विजिबल है ही नहीं। तो हम इसमें कंप्लीट हैं। व्हाई आई एम डिफर? बिकॉज जब कोविड हुआ, कोविड के दौरान हम जब सर्विस दे रहे थे, हमने सर श्रीनगर में 8 से 9 मोहल्ले का सर्वे किया, जहां से हमें 150 बच्चे 8 से 9 मोहल्ले में मिले। तो जो 3.5 का जो फिगर है वो टोटली गलत है। मेरे जो नॉलेज है, जो हम अभी काम कर रहे पिछले 25 साल से, मेरे हिसाब से 10 लाख से ऊपर डिसेबिलिटी है। क्योंकि जो हमारे हालात जम्मू कश्मीर में खराब रहे, आप स्टार्टिंग में बात कर रहे थे बाकी स्टेट में जो इशू है वो जम्मू कश्मीर में नहीं है, जम्मू कश्मीर उससे ज्यादा है। जो टर्मोइल हमने 35 इयर्स देखा है, उसकी वजह से स्पेशली एबल लोगों का तादाद बहुत ज्यादा बढ़ गया है। जी, ओवर टू यू। ठीक है, थैंक यू सो मच कंफर्म करने के लिए भी, क्योंकि 10 लाख के आसपास में भी एक रिपोर्ट देख रहा था लेकिन कंफर्म नहीं हो रहा था। बहरहाल मजीद हमें इंतजार करना होगा, ये तादाद 10,000 हो, 1 लाख हो, 10 लाख, लेकिन परेशानी तो परेशानी है। असल में उस नतीजे पर सरकार को पहुंचना होगा और ये सारी मुसीबतें कुछ फाउंडेशन दूर कर रही हैं,
कुछ हद तक सरकार ने किया, लेकिन कमियां बहुत हैं। इसीलिए हमने दोनों प्रोविंसेस से एक ऐसे पैनल को आज आपके साथ जोड़ा इस 5 के पंच में, जो लोग माजूर हुए हैं या फिर विकलांग हैं, दिव्यांग हैं, जो मुतासर हैं, उनके साथ मिलकर जो लोग काम करते हैं, क्योंकि उनको डे बाय डे एक्सपीरियंस होता है, चीज़ें बेहतर तरीके से बता सकते हैं। उमेश शर्मा जी, अर्जुमन मखदूमी जी और अब्दुल रशीद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए और अपनी कीमती आरा रखने के लिए। 5:40 हो गए, वक्त छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार ग्राउंड रिपोर्ट।